Hey, all you wonderful people. I'm back with Kafarati Studio, episode 4. This time we have Shlok, Nivedita, Ekta, Hubali. These names are new, and Aarti from episode 1. Pick up your coffee or tea and enjoy. Encourage new voices, subscribe to our channel. Thank you. Kafarati Studio, episode 4. अभी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक कहानी है या कविता, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बेशक एक फीलिंग है और एक सवाल है जो बॉम्बे के बाहर से आए हर व्यक्ति ने महसूस की होगी और खुद से पूछा होगा। तो झूठी और फरेबी है ये दुनिया, झूठी और फरेबी है ये दुनिया, ये तो हम सभी जानते हैं। फिर भी हर दूसरे इंसान को ही हम अपना मानते हैं। अब मीठी मीठी चार बातें कही किसी ने, हम उसी के हो लिए। मीठी मीठी चार बातें कही किसी ने, हम उसी के हो लिए। अब हम भी क्या करें? ये छोटे शहरों से आने वाले विश्वास और व्यवहार ही तो सीख कर आते हैं। देखो साहब, मुंह पधारो साड़ी धरती स्वायो छू, मुंह पधारो साड़ी धरती स्वायो छू। जठे हर आपाड़ा ने बड़ा ही प्रेम से बिठार खानो परोसे जाओ छे। और अठे अठे तो माने परोसे हो खानो भी कोई दूसरो लेर चलतो बने छे। पर माया नगरी की रीत अलग है, यहाँ की हवाओं में गीत अलग है। कई चीजें हैं यहाँ अटपटी अतरंगी सी जो पहले हमारा दिल चुभाती है, पर कुछ ही दिनों में फिर वो रोजमर्रा बन जाती है। जैसे कि अगर कोई भाई साहब रास्ते में अगर मुझे कहीं मिलेंगे और कुछ बोलेंगे तो बिना ईयरफोन हटाए भी मैं समझ जाऊंगा कि शायद बोले होंगे ऐसा ना पड़े। अब मुंबई के ही सिखाए से सीख कर सालों से हम और आपके झमेलों में पड़ा ये छोरा आज उनको बेझिझक जवाब देने को तैयार खड़ा होगा। ए क्या रे, अंधा है क्या, गर्दी नहीं दिखती तेरे को? लेकिन फिर एक दिन आएगा जब मैं ऑटो में अपना वॉलेट भूल जाऊंगा। तब शायद गलती से वही भाई साहब मेरा ही छोड़ा हुआ ऑटो पकड़ेंगे। अब चाहे इंस्टाग्राम पर 1 घंटा बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे कहीं से भी ढूंढकर अपने वॉलेट की खबर दे देंगे। प्यार की परिभाषा यहाँ राजस्थान से बहुत अलग है। वहां लोग आज भी एक समय पर सिर्फ एक ही वस्तु से प्यार करते हैं। यहाँ एक समय पर 4 वस्तुओं से एक साथ प्यार करना आम सा ही मानो। जाहिर सी बात है, सपने देखने वाले एक माइलस्टोन पर कैसे रुक सकते हैं। वहां हम कड़वी बात भी शहद में डुबाकर बोलते हैं, और यहाँ कड़वी तो कड़वी सही पर बात पते की बोलते हैं। यहाँ लोग अपनों से ज्यादा अपने काम से प्यार करते हैं, लेकिन यही तो वो प्यार है जो शहर को सपनों की नगरी बनाता है। यहाँ हम सुकून पाने के लिए 2 घंटे ट्रेन में बिताते हैं और मरीन ड्राइव पर जाके बैठते हैं, और उन्हीं 2 घंटों में कुछ 4 नए सपने और देख लेते हैं। अब थकान हो तो मरीन्स पर कभी कभी 100 रुपए वाली मालिश भी करवा लेते हैं। अब यहाँ सोसाइटी का कोई चोचला भी तो नहीं है हमें जज करने को। लेकिन जहां हमें कोई जज नहीं करता वहां हम होते हैं अपने साथ, लाइफ की उन हकीकतों के साथ जो सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं। अब हमें एक एक करके मुंबई की वो सारी भीड़ याद आने लगती है जो दिन रात उन्हीं सपनों के पीछे भाग रही है जिनके पीछे हम भाग रहे हैं। नजर घुमाते हैं तो रात के 3 बजे भी समुद्र किनारे कितने लोग बैठे हैं हम गिन नहीं पाते। अब यही वो पल है जब हमें डर लगने लगता है। अब क्या करें? वापस लौट जाएं? घर वाले, पुराने दोस्त सब काफी खुश भी हो जाएंगे, पर क्या हम खुश रह पाएंगे? या फिर यहीं रुककर इस भीड़ का हिस्सा बने, पल पल इस भीड़ से अलग दिखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए लड़ते रहें? बस यही एक सवाल है जो बॉम्बे के बाहर से आए हर व्यक्ति को परेशान करता है। क्या करें? Chedi. This was sometime in 1980s when cycle rickshaws were very popular in Lucknow, a city where I grew up in. Chedi was our rickshawala. No one really knew
knew much about him except that every morning he would stand outside a mohalla waiting for his sawaris. You see, it was his sole responsibility to ferry every girl from the mohalla to their respective colleges, their school, to their friend's house, to the library. No one really knew who had entrusted him with this job, but it was understood that if a girl had to go anywhere from the mohalla, it would be Chedi who would be ferrying them. He would wait for us and then bring us back. It never occurred to any of us to pay him any kind of waiting charges. Chedi had been picking and dropping me from school for nearly 12 or 13 years. And every other day he would take me to my friend Farhad's house in Kaisar Bagh, and very diligently he would wait for me very patiently to come out, and then he would ferry me back. All this while he would be rubbing tobacco between his palms and then placing a pinch in his mouth. He was a very cranky fellow, and he would pick up a fight with everyone, with the local rickshawalas also standing around Kaisar Bagh. I remember once he picked up a fight with the local panwadi, and he declared to him that "Ama hamare Lal Bagh ka pan wala tumse badhiya pan banta hai." And this led to a fight, and had not Farhad's father intervened in between, I think Chedi would have got the beating of his life that day. I remember the first day, the day I had to go and pick up my admission form from the college. I was getting dressed and I wore my pink dupatta and I pinned it very neatly on both my shoulders. You see, if I didn't pin it, the roadside Romeos would not hesitate in pulling it off, and then they would laugh really wickedly when the dupatta would come off. So while I was pinning, I told my mother that I have to go to college, and she said, "Chedi aayega, uske saath jana." So I told my mother, "I am not waiting for Chedi." So my mother said, "Then you're not going." I got so annoyed. I told her, "I am not going to go with that man. Do you know how much he troubles? Last time he came to Farhad's house and he told Kusloon auntie that I have to take baby back in 30 minutes because Geetu has to be picked up from the mohalla. And he insisted that I come back with him. And then he told Kusloon auntie, baby ko bolo jaldi aane ko." I am not going with him, and why does he keep calling me baby? I won't go. My mother just turned around and said, "Okay, then you're not going." I looked at my mother with pure hatred. I don't know why she loved Chedi so much. I don't know why everyone loved Chedi so much. I mean, even that snooty Mrs. Ghosh who lived down the lane, she really liked him. In fact, once she gave him some fried fish wrapped in a newspaper. And you know what our old man did? He fed it to the stray cat. And when I confronted him, he said, "Baby, hum Brahman hai, kaise kha lete?" I said, "Acha, Brahman ho? What about the tobacco? And the bidi that you sulgao every day? And the number of abuses you give?" "Arey baby, गाली तो हम उन लौंडे लफाड़ियों को देते हैं." And then I thought, yes, well, he does that only to boys. You see, a few boys, when I had joined college, they started waiting dutifully down at the corner of my road, and every morning they would cycle along with Chedi's rickshaw and come all the way to my college to drop me. One day, one of them dared to whistle. Chedi pulled out his shoe and he said, "Runga ghuma ke joota," and they just scooted. And I never saw them ever after that. In fact, in my college, my new college, we were supposed to wear a sports uniform, a short red skirt with a grey blouse. And the first time I wore that short red skirt, Chedi looked at me disapprovingly. And I stared right back at him. I was not going to take his nonsense. But he didn't say anything. When I sat on the rickshaw, he just pulled the hood up and he placed a wooden bench. I wanted to say something, but then I just kept shut. I thought of those rowdy Romeos on the road, and then I didn't say anything. Soon Chedi figured out that every Wednesday I'll come in a short skirt because that's my sports day. And so he would come with his rickshaw, the hood drawn up, and the wooden bench right there. I still remember it was a very cold December morning. I had my exams going on, and it was 7:45, Chedi's usual time to turn up, and he was not there. So I started whining. By 7:50, I was like crying, and by 7:55, howling away that, "Mummy, I'm going to miss my paper, I'm going to fail." So she had no option but to wake up my brother, who abused Chedi under his breath, but he took me on his scooter and he dropped me to college. When we came out after the exam, Farhad and I, we could not spot Chedi at his usual spot. So Farhad said, "Rickshaw kar le kya?"
I said, rickshaw? Nahi, I mean, I don't take a rickshaw. So she laughed. She said, acha. So Chedi gets you in an airplane kya? I said, no, I mean, it's only Chedi and his rickshaw. You know what I mean? She said, okay, whatever. And she hailed a rickshaw. Bhaiya khali ho? Kaise baat chaloge kya? I was so impressed. Super impressed. I mean, I had never hailed a rickshaw in my life because Chedi was always there. When we reached home, I complained to my mother as usual, whining away that Chedi did not turn up. And Mummy said that, oh, Chedi did not turn up at home also. In fact, Bhaiya had gone to the panwala to find out what happened, and even he had not seen Chedi. We started asking around. No one really knew his whereabouts. Can you believe my parents didn't know where he lived? The panwala didn't know. The chaiwala didn't know. No one knew where he lived. After a few days, panwala said, अरे कहीं टेम्पो के नीचे आके मर गया होगा बेचारा. The chaiwala said, अरे नहीं, अब चारबाग से सवारी उठाता है. Yet someone said, अरे गांव चला गया होगा. Chedi did not come. Not that day, not the week after, not ever after. For the longest time, I looked out for Chedi. Every time I would get out of my college or my friend's house, my eyes would look for Chedi, but he never did come. It's been decades since any of us have seen Chedi. But even now, after so many years, when I go to Lucknow and I see a rickshawala, I think of Chedi. And I hope that one day, maybe one day, I will see Chedi. टूटी सी जिंदगी. एक टूटी सी जिंदगी मिली है इनको, कुछ सीधी कुछ टेढ़ी, कुछ परेशान सी है. व्हीलचेयर और क्रचेस रोज़ के साथी हैं और किस्मत ने छीनी मुस्कान भी है. लेकर अपने नाजुक कंधों पर ज़िंदगी को फिर भी जीते हैं ये. कहने को तो बच्चे हैं, फिर भी बड़ों से ज़्यादा समझदारी रखते हैं. माँ बाप भाई बहन सभी इनको चाहते हैं, पर कभी कभी थक हार के वो भी खफा हो जाते हैं. फिर भी हिम्मत से हंस के जी ही लेते हैं ये टेढ़ी मेरी टूटी सी ज़िंदगी. कितने सवाल पूछते होंगे अपनी किस्मत से, जिनके बदले में मिलती होगी सिर्फ और सिर्फ खामोशी. चलो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के कुछ पल हम इनको दे दें, थोड़ी सी खुशी देकर कुछ इनकी परेशानियां ले लें. इतना तो हक बनता है इनका हम पर. आई होप यू अग्री विथ मी. आओ इनके साथ मिलकर कहें, लव यू ज़िंदगी, लव यू ज़िंदगी. हेलो जी, पहचाना मुझे? मैं मनुष्य हूं. अरे भाई मनुष्य, ह्यूमन बीइंग. पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता, पैसे के लिए पागल हो जाता, देश विदेश में आतंक फैलाता, त्योहारों के नाम पर गंद मचाता, पूरी हवा प्रदूषित कर जाता, नदियां तो मानो नाली में बदलना चाहता. अरे भाई वही मनुष्य अपनों की तरक्की से ईर्ष्या कर जाता, जातिवाद का खेल रचाता. परिवार के लिए मैं हूं कमाता, घर आकर फिर उन पे ही चिल्लाता. माता पिता बीवी बच्चों पर जोर आजमाता, दूसरे मनुष्यों की इज्जत तो क्या ही कर पाता. हाँ, वही मनुष्य जानवरों को पिंजरे में डालता, उनकी खाल से चमड़ा बनवाता, गले में उनके पट्टा डाल अपनी शान में सबको दिखलाता. पेड़ पौधे जंगलों को भी अड़चन बतलाता, उनकी जगह लंबी इमारतें खड़ी करवाता. वर्षों से छाया देते इन वृक्षों को कटवाता, कोई रोके मुझे तो कोर्ट का ऑर्डर दिखलाता. जी हाँ, वही मनुष्य ऊंच नीच बताकर दंगे करवाता, पाक हिंद जैसे सुंदर मुल्कों को लड़वाता, देशभक्ति के नाम पर जनता को भड़काता, अमीर गरीब का भेद बताता. लेकिन अब बारी कर्मों का जवाब देने की आई है. महामारी देखो ऐसी मैंने फैलाई है, लेकिन अब बारी कर्मों का जवाब देने की आई है. महामारी देखो ऐसी मैंने फैलाई है, शर्म तो अब भी ना थोड़ी मुझको आई है. जी हाँ, मैं वही मनुष्य हूँ. बरसों से ये पृथ्वी जिसको कोस रही, अब देखो हम सबको है ये बोल रही.
बरसों से ये पृथ्वी जिसको कोस रही, अब देखो हम सबको है ये बोल रही कि ऐ मनुष्य तेरा भ्रम अब टूटेगा। डगमग डगमग शिव का डमरू डोलेगा, धरती पर तांडव बोलेगा। इतने पर भी अगर तू ना संभला, इतने पर भी अगर तू ना संभला, फिर युगों युगों तक रोएगा, फिर युगों युगों तक रोएगा। जी हाँ, मैं वही मनुष्य हूं, मैं वही मनुष्य हूं। और आप सब भी। He looked at her from the window each day, bound as he was to his wheelchair. Tall heels, smart dress, makeup. Getting into her sleek car and driving away. Beautiful and successful, he thought, and oh so powerful. She looked at him from her window, hiding behind the curtain as she put on her makeup. The scars of last night's abuse had to be hidden. There he was, writing at his desk, intellectual and handsome, she thought, and oh so committed. Neither the wheelchair nor the scars were visible to the other. Finally, it's all about perception. I grabbed his mouth, opened it, put my hand inside, grabbed the insides, and ripped apart his face. There was blood everywhere. मेरी माँ कहती थी कि she doesn't expect anything from him. But he's my father. Was my father. Was my father. तो लगता है ना कि माँ के साथ उनका जैसा भी रिलेशनशिप हो, वो उनके आपस का रिलेशनशिप है। पर मैं तो उनकी बेटी हूं ना, मैं बेटी हूं उनकी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? बाप बेटी से प्यार करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन गलत है क्या? देर रात तक जागती रहती थी कि वो जब घर आएंगे उनसे बात करूंगी, and he'll fix everything. Everything will be sorted and everything will be all right. एक्चुअली ऐसी कोई किताब नहीं है ना जहां पर यह लिखा हो कि बाप को ऐसा होना चाहिए, और अगर है भी तो आई एम श्योर ही मस्ट नॉट हैव रेड इट. अपनी बेटी के बारे में कहा था ना, शी इज जस्ट 3. शी इज वेरी फनी, वेरी वेरी फनी. कुछ दिन पहले सुबह नींद से उठ के कह रही है, मम्मा मैं नानी से मिली, आप उनकी गोदी में सो रही थी, है ना? है ना ऐसे पूछ रही थी जैसे मुझे तो पता ही है. तो मैंने उससे पूछा, आप नानी से कहां मिली? तो थोड़ा सा गुस्से में आ गई. मतलब मैं तो जानती हूं फिर भी पूछ रही हूं. और कहने लगी, दिमाग में मम्मा, दिमाग में. सपना शब्द नहीं जानती है ना वो, इसलिए कह रही है दिमाग में. What a lovely dream she had. उनके मुंह के अंदर हाथ डालकर I ripped his face apart. There was blood everywhere. What a horrible dream. It was so traumatic, so scary. All I expected of him was to be a normal, regular father. Is it too much? Actually,
can we stop here today? I mean, I know I still have 10 minutes, but it's a little embarrassing to say. I have a loose stomach and I really didn't expect that I would need to use your washroom in the middle of the session. But I think my stomach is talking to me. I really have to rush. So see you next Saturday. Thank you. Bye.